नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब भी सहमति नहीं बन पाई है। तकरार इस कदर बढ़ गई है कि अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां उनकी राहुल गांधी से मुलाकात होगी और यह तय माना जा रहा है। पटना में लगातार बैठकों के बावजूद बात नहीं बन पा रही है, इसलिए फैसला दिल्ली स्तर पर किया जाएगा। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल से 50 सीटों के ऑफर को ठुकरा दिया है और कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ने को अड़ी है। वहीं कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल को अगले 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि सीट शेयरिंग पर फाइनल फैसला करिए, नहीं तो कांग्रेस पहले चरण को लेकर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। वहीं राष्ट्रीय जनता दल 130 से 138 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और वह किसी सहयोगी दल के दबाव में आने को तैयार नहीं है। पार्टी का कहना है कि गठबंधन में उसका जनाधार सबसे बड़ा है, इसलिए टिकटों का बंटवारा भी उसी अनुपात में होना चाहिए। कुल मिलाकर कहने की बात यही है कि महागठबंधन में भी अभी सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तेजस्वी यादव दिल्ली आ रहे हैं, क्योंकि पटना में बात बन नहीं रही और ऐसे में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ही कोई रास्ता खोजा जाएगा, ऐसी संभावना है और उनकी मुलाकात राहुल गांधी से भी तय मानी जा रही है। तेजस्वी और खड़गे की कॉल पर भी बातचीत हुई है और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे तेजस्वी दिल्ली में। और कुल मिलाकर माना जाए तो 60 सीट मांग रही है कांग्रेस, उससे नीचे आने को तैयार नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल देने को तैयार नहीं है। और इसी बीच हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दानिश, जितनी सुलझी हुई यह कहानी पहले लग रही थी, राजनेताओं के बयानों से एटलीस्ट ये जाहिर हो रहा था कि सब कुछ ठीक है, बहुत जल्दी सब हो जाएगा। सैनी साहब तो बोल रहे थे 1-2 दिन में ही सब हो जाएगा, लेकिन देखिए कहानी तो इस कदर फंस गई है कि अब बिहार में फैसला भी नहीं हो रहा है, दिल्ली आना पड़ रहा है तेजस्वी को। कहाँ अटका है मामला और क्या कुछ हो सकता है? जी कुणाल, देखिए लगभग जो है सभी दल जो है, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, लगभग फाइनल है। बट कुछ कुछ सीटों के लेकर जो है पेच फंसा हुआ है। और जहां तक एनडीए की बात की जाए तो उनका तो लगभग आज हो सकता है कि 3 बजे घोषणा भी हो जाए। और रहा बात महागठबंधन का, तो जैसे ही महागठबंधन में आरजेडी जो चाह रही है और जब जितना सीट चाह रही है वो भी फाइनल है, मगर जो कांग्रेस है वो लगातार जो है कुछ सीटें जो है चाह रही की बढ़ जाए। साथ ही साथ जो जैसे मिथिलांचल क्षेत्र में आरजेडी जो है इस बार कांग्रेस को कम से कम सीट देना चाह रही है, तो इसको लेकर भी पेच फंसा हुआ है। जैसा कि कुछ दिन पहले जो परसों की बात करें तो महागठबंधन के सभी दलों के साथ बैठक हो रही थी और जो इस बार जो सीट बंटवारा को लेकर जो महागठबंधन की मीटिंग है वो एक एक दो दो पार्टी के वाइस के साथ किया जा रहा है। जैसे सबसे पहले जो है महागठबंधन में जो है सीपीआई को जो है पहले सीट क्लियर करके दिया गया था, उसके बाद जो है कांग्रेस और वीआईपी को किया जा रहा था। तो पिछले बार जो मीटिंग हुई थी जिसमें कांग्रेस द्वारा जो है वहां से उठ के चले गए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे शीर्ष नेता से जब तक बात नहीं होगी तब तक हम इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। उसके बाद भी 2 बार कोशिश की गई कि बात हो जाए, उसके बाद जो है नहीं होने के बाद जो है आज तेजस्वी यादव भी जो है दिल्ली पहुंच रहा है। और जो बताया सूत्र हमारे जो बताते हैं कि शाम में राहुल गांधी और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके साथ मीटिंग हो सकती है, बात हो सकती है। ये कुछ सीट जो है जैसे मिथिलांचल हो गए और जगह हो गए, वहाँ के सीटों को लेकर जो है मामला रुका हुआ है। बाकी जो सीट की जो संख्या है उस पर जो है लगभग जो है 1-2 सीट आगे पीछे करके सभी पार्टी तैयार है कि हमको ये इस पर करना। मिथिलांचल में लगातार तेजस्वी यादव का कहना है कि हम जो है मिथिलांचल पे ज्यादा से ज्यादा सीट पर लड़ेंगे। जैसे दरभंगा 10 विधानसभा सीट है, तो जिस पर आरजेडी जो है 8 से 9 सीट खुद मांग रही है कि हम 8 सीट पर लड़ेंगे और 1 सीट हम वीआईपी को दे सकते हैं और 1 सीट हम कांग्रेस को दे सकते हैं। तो इसी को लेकर जो इस सब को लेकर जो है कांग्रेस थोड़ा सा नाराज दिख रही है और कांग्रेस का कहना है कि हमको हर जिला में कम से कम 2 से 3 सीट की हमको संख्या में दिया जाए कि हमारी अपनी एक वहां पर जिला में पकड़ हो। इसको लेकर जो है नाराजगी जो है चल रही है। बहुत विस्तार से आपने बताया बातों को, लेकिन आप बने रहिएगा दानिश हमारे साथ, हम अगले खबर पर भी आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
और अगली बड़ी खबर भी बिहार विधानसभा चुनावों में सीट बंटवारे को लेकर ही है, जहां विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूले को अंतिम रूप देने के लिए जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा पटना से दिल्ली पहुंच गए। ये बैठक सीट बंटवारे और चुनावी रणनीति को लेकर बेहद अहम मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में होने वाली इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के बीच सीटों के बंटवारे सहित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। संभावना है कि एनडीए का सीट फॉर्मूला इसी बैठक के बाद सार्वजनिक किया जाएगा। पटना एयरपोर्ट पर रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में झा ने कहा, अब नॉमिनेशन का समय आ गया है, सभी को पता है कि क्या होने वाला है और नतीजा क्या रहेगा। जनता नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ी है, बिहार में एनडीए की जीत तय है। ये बातें संजय झा ने कही है दिल्ली रवानगी से पहले पटना एयरपोर्ट पर, और भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठक होने वाली है आज उनकी, और ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि आज संभवतः बैठक के बाद सीटें सार्वजनिक तौर पर ओपन कर दी जाएगी, यानी किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएगी, कौन किस सीटों पर लड़ेगा, ये तमाम अटकलें जो हैं वो आज बात में क्लैरिटी आ सकती है। ऐसी अटकलें हैं और सीटों के बंटवारे सहित अन्य भी कई मुद्दों पर चुनाव को लेकर आज संजय झा की चर्चा होगी। लगातार मोहम्मद दानिश हमारे साथ बने हुए हैं। दानिश, तो बात केवल महागठबंधन की तो नहीं है, यहाँ पर तो एनडीए गठबंधन में भी मामला अभी फंसा ही हुआ है। ऐसे में अब चूंकि संजय झा ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए माने जाते हैं, अब दिल्ली रवानगी हो गई है, तो माना जाए कि सब उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, मांझी सब मान गए हैं और अब महज औपचारिकता होगी, या फिर अभी भी संशय के बादल हैं? अभी लोग हमारे सूत्र बताते हैं और ये बता कि एनडीए में लगभग सीट फाइनल हो चुकी है और कुछ ही घंटे में आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है ये सीटों की घोषणा भी जो है सभी दल के नेता जो है साथ बैठकर कर सकते हैं। जैसा कि जो सीटों की संख्या जो हमारे सामने आ रही है वो जेडीयू से 101, बीजेपी जो है 100 सीट पर लड़ेगी और रामविलास पासवान एलजेपी जो चिराग पासवान की पार्टी है वो 29 सीट पर लड़ेगी, मांझी की पार्टी 7 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है 6 सीट पर लड़ेगी। लगभग ये सभी सीट पर जो है लगभग फाइनल हो चुकी है। जो बीजेपी से और बीजेपी की जो बिहार से चुनाव प्रभारी है वो सभी दल के नेता से मिलकर उनके जो मन में जो सवाल उठ रहे थे उन सबको जवाब देते हुए और सभी को मिलाकर जो है लगभग ये फाइनल माना जा रहा है कि वो आज जो है इस सीटों को लेकर जो है क्लियर किया जा सकता है। तो कुछ देर के लिए कल माना जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहा है, मगर जो रात शाम तक में जो बात चली, कल उपेंद्र कुशवाहा खुद दिल्ली पहुंचे थे, उनके बाद वहां पर जो है जो शीर्ष नेता है बीजेपी के उनके साथ मीटिंग होने के बाद ये माना जा रहा है कि वो भी तैयार हो चुके हैं। और चिराग पासवान को क्योंकि उनको लगभग जो है 40 सीट पर 43 सीट पर मांग रहे थे, मगर लगभग 29 सीट उनको मिल ही गई है, तो इसलिए जो है चिराग पासवान भी जो है लगभग तैयार है, मान चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि आज जो है क्लियर हो जाएगा एनडीए की ये और घोषणा भी देगा। और आज लगभग जो है 4 दिन बच गए हैं पहले फर्स्ट फेज के चुनाव के नॉमिनेशन को लेकर, तो लगभग आज से लेकर कल तक पार्टी अगर क्लियर कर देते हैं और कैंडिडेट को सिंबल दे देते हैं तभी जाके उनके पास कुछ समय बचेगा अपने नॉमिनेशन को लेकर, तैयारी को लेकर। ठीक बोल रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया मोहम्मद दानिश। लेकिन बने रहिएगा, अगले खबर में हम आपसे फिर बातचीत जरूर करेंगे। और अगली बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव में योगी की एंट्री से जुड़ी हुई। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 से अधिक चुनावी रैलियां करेंगे। इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को देखते हुए एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी प्रदेश में सबसे अधिक उनकी रैली और जनसभाओं के लिए समय मांग रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 6 और 11 नवंबर को होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी का प्रचार अभियान अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार योगी की रैलियां मध्य और उत्तरी बिहार के जिलों में सबसे ज्यादा होंगी। प्रचार कार्यक्रम को बिहार की प्रदेश बीजेपी ही अंतिम रूप दे रही है। पार्टी का मानना है कि योगी का सशक्त भाषण और सख्त प्रशासनिक छवि मतदाताओं को प्रभावित करेगी। योगी जनता के बीच कानून व्यवस्था, विकास और हिंदुत्व की राजनीति के प्रतीक माने जाते हैं। उनके भाषणों में ऊर्जा और आक्रामकता होती है जो कार्यकर्ताओं में जोश भरती है, और ऐसे में संगठन को जमीनी स्तर पर उनकी रैलियों से मजबूती मिलेगी, ऐसा मानना है।
हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश लगातार हमारे साथ इन खबरों पर बने हुए हैं। दानिश, तो अब देखिए केवल उत्तर प्रदेश की सीमा तक ही नहीं, फायर ब्रांड माने जाने वाले योगी आदित्यनाथ को अब बिहार में भी बहुत काम करना होगा। बहुत डिमांड है उनकी, कैसे बढ़ गई अचानक उनकी डिमांड बिहार में? जी फिलहाल देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जब भी आते हैं तब देखा जाता है कि यूपी के पॉलिटिक्स में जो है यहाँ पर बिहार में जिंदा हो जाती है। तो इसी क्रम जो है बीजेपी के जो है बीजेपी से जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, वो अभी बिहार आने वाले हैं और बिहार जो है वो आएंगे तो लगभग जो है वो ज्यादा से ज्यादा जनसभा को संबोधित भी करेंगे। खासकर उनके सभा में ये देखा गया है कि जितने भी उनके चाहने वाले और उनका भाषण सुनने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो मतलब भीड़ वहां पहुंचती है। उनके भाषण को सुनकर जो है कहीं न कहीं उनके मन में ये आता है कि हाँ, इनके जैसा नेता बिहार को भी रहना चाहिए। तो ये सब को लेकर जो है बीजेपी एक अपनी अलग तैयारी कर रही है कि उनकी सभा को ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाए बिहार में। और जैसा कि नॉर्थ बिहार को खासकर देखा गया कि नॉर्थ बिहार में जो है उनके भाषण से लेकर उनके जो भी बयान आते हैं वो सब जो है लगातार वहाँ के लोगों को अच्छा लगता है। तो इसके लेकर जो है नॉर्थ बिहार में जो है एक अच्छा मतलब तैयारी के साथ जो है बीजेपी की टीम जो है वहाँ कर रही है कि योगी जी का जो है वहाँ पर समय दिया जाए और उनकी सभा को ज्यादा से ज्यादा ये किया जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद दानिश हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बिहार से जुड़ी इन खबरों के बारे में जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता बहुत विस्तार से ये बताते चले हैं कि किस तरह सीटों का पेच भी अभी फंसा हुआ है, लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ की डिमांड लोकप्रियता के आधार पर बिहार में आगामी रैलियों के लिए बढ़ती नज़र आ रही है। तमाम कार्यकर्ताओं की यह डिमांड है कि योगी उनके पक्ष में आकर बिहार में रैली करे। सबसे ज़्यादा रैली करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, बोला भी जा रहा है। और ऐसे में लेकिन प्रदेश बीजेपी ही सूची तैयार करेगी उनको कब कहाँ रैलीज करनी है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर उत्तराखंड की परीक्षा से जुड़ी आ रही है, जहां उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया गया है। 3 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। आयोग ने 21 सितंबर को प्रदेश में स्नातक स्तरीय परीक्षा कराई थी, जिसमें करीब 1,05,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। यूके SSSC ने भर्ती परीक्षा को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आयोग की ओर से कहा गया है कि अन्य परीक्षाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट सौंपने के बाद प्रदेश सरकार की ओर से परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। पेपर लीक प्रकरण के बाद उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले प्रदेश के युवा धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच धामी ने युवाओं के बीच वहां पहुंचे थे। वह उनकी मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद युवाओं ने अपना धरना खत्म किया था। मामले में कार्रवाई के लिए युवाओं ने सरकार को 10 दिन का समय दिया था, जिसकी मियाद आज पूरी हो रही थी। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल इस खबर पर जुड़ गए हैं। योगेश, अब कितना हो हंगामा हुआ था किसी से छुपा नहीं है। फिर यह भी बात निकलकर सामने आई थी कि कुछ ही सेंटर्स पर ऐसा हुआ है, पूरे परीक्षा पर कोई असर नहीं हुआ होगा, रद्द करने की संभावना कम है। लेकिन देखिए, अंततः परीक्षा रद्द हो गई। क्या कुछ रहा रिपोर्ट में, क्या कहा जा रहा है जिसके चलते धामी साहब को फैसला लेना पड़ा? ये नहीं, बिल्कुल जिस तरह से ये सब कुछ प्रकरण हुआ, उसके बाद आंदोलन हुआ, उसके बाद सड़क पर युवा उतरे और एकाएक उनकी मांग थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। आखिरकार जाकर सीएम साहब ने जो है वो सीबीआई जांच की कहा कि हम सीबीआई जांच करवाएंगे। लेकिन जो वो लगातार सरकार कह रही थी कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है, इसके साथ ही वो कह रहे थे कि अगर हम पेपर को मान लीजिए कि अगर हम पेपर को पोस्टपोन करते हैं तो उससे उन लोगों को क्या मतलब दोष है उसमें, जो लोगों ने बहुत मेहनत की है, जिन लोगों के यहाँ पेपर लीक नहीं हुआ है उनका इसमें क्या दोष है, उन्हें भी फिर से अब इंतजार करना पड़ेगा। सीबीआई जांच होगी तो पूरा का पूरा फिर आप पेपर जो है वो पोस्टपोन होगा। ये सब चीजें बातें चल रही थी, जिसके बाद आखिर में ये फैसला हो ही गया कि
अब सीबीआई जांच होनी है तो पेपर जरूर उसको पेपर को उन्होंने जो है उसको पूरा पोस्टपोन करना था और वो कर भी दिया गया है। इतना जरूर है कि अब जांच होगी, जांच में क्या कुछ सामने आएगा ये भी सबसे बड़ा विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि ये हर कोई समझ चुका था कि अगर सीबीआई की जांच होती है तो सीबीआई जांच में जो पेपर हुआ था 21 सितंबर को जो पेपर हुआ था, जिसमें कहा गया था कि इसमें इसकी जो है 3 पेज इसके बाहर आ गए हैं, बहुत चर्चाएं हुई थी, तो सब ये मान चुके थे कि ये पोस्टपोन होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लाडली बहनों को गिफ्ट देंगे। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्योपुर जिले में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की लगभग 1,26,86,000 बहनों के खातों में 29वीं किस्त, जो कुल मिलाकर 1,500 करोड़ के आसपास की है, उसका वितरण करेंगे। मेला ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में श्योपुर जिले के विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे तथा शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव इस अवसर पर शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित भी करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रतियोगिता पुरस्कार योजना, सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना सहित अन्य योजनाओं में हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण करेंगे। तो सीएम मोहन यादव श्योपुर जिले में कार्यक्रम में ये तमाम सौगात देंगे, नजर आएंगे देते हुए, क्योंकि लाडली बहनों को तो किश्त मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ अन्य कई योजनाओं का भी जिक्र है जिसके सौगात दी जाएगी। संतोष सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हमारे साथ। संतोष, लाडली बहना योजना के तहत वो कितनी लोकप्रियता थी, फिर महाराष्ट्र में भी उसकी बात हुई और उससे इधर अब देखिए डॉक्टर मोहन यादव किश्त भी अब ट्रांसफर कर रहे हैं, 29वीं किश्त। कितनी खुशी है लाडली बहनों में, और इसके अलावा भी अन्य योजनाओं जिनके बारे में सौगात देने की बात कही है, वो क्या खास है? कुणाल, जिस तरीके से लाडली बहना की अगर बात की जाए तो लाडली बहना भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के लिए चुनाव के समय पे संजीवनी का काम की थी और बताया यही जाता है कि लाडली बहना योजना के चलते ही मध्य प्रदेश की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी थी। तो फिलहाल जब लाडली बहना का जैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसी को देखते हुए कई राज्यों ने इस योजना को लागू किया है, अलग अलग नाम बदल कर। लेकिन फिलहाल उस सभी उनका योजनाओं का मकसद सिर्फ यही था, जैसे लाडली बहना योजना का है कि महिलाओं को आर्थिक लाभ देना। तो फिलहाल जो लाडली बहना योजना है उसमें ये कहेंगे कुणाल की बहुत ही सक्सेसफुल योजना है, जिसे कई राज्य अलग अलग नाम से अपने अपने राज्यों में लागू कर रहे हैं। कुणाल, श्योपुर जिले में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का संभवतः आगमन भी वहीं होना है। शिवपुरी में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम के लिए, और यहाँ पे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि और भी कई चीजों की घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जा सकती है। और फिलहाल लाडली बहनाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है इस कार्यक्रम को लेकर। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका संतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।